नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अंतोगत्वा बिहार इलेक्शन अनाउंस हो गया और बिहार इलेक्शन अनाउंस होने के साथ बहुत सी चीज़ें स्पष्ट भी होती जा रही हैं। बहुत से जवाब सवाल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन एक पहले जनरल बात जो आज हमारे ज्ञानेश गुप्ता जी ने बताया कि कैसे-कैसे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दी कि कहीं न कहीं विपक्ष राहुल गांधी का जो भूत है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब चढ़ चुका है। इलेक्शन कमीशन आज मुझे डिफेंसिव उसमें दिखाई दिया। वो अलग बात है कि उनकी एक आदत है बहुत ही एग्रेसिव होके दिखाने की या ऐसे शब्दों का चयन जो बहुत ही ऑफेंसिव हो, वो एक उनकी मेरे ख्याल में वो तो उनका संस्कार और उस तरह के है, उसमें क्या बोलना। पहली चीज़, बिहार का इलेक्शन 2 फेज़ में हो रहा है। ये स्पष्ट हो गया कि बिहार का इलेक्शन अब अ, 2 फेज़ में होगा। याद रखिए, बार-बार ये माँग होती है कि ये इतने लंबे इलेक्शन बीजेपी क्यों कराती है? जैसे मैं इसलिए याद दिला दूँ इस रेफरेंस पॉइंट को, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तमिलनाडु में 1 फेज़, बिहार में 6 फेज़, ये उत्तर प्रदेश में 6 फेज़, 7 फेज़, इस तरह के इलेक्शन कराए जा रहे थे। पिछली बार बिहार के इलेक्शंस 2 फेज़ में हुए थे। इस बार बिहार के इलेक्शन 2 पिछली बार 3 फेज़ में हुए थे, इस बार 2 फेज़ में हो रहे हैं। 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं। 6 तारीख को जो बिहार का अंदर वाला हिस्सा हिस्सा उसमें हो रहे हैं और 7 तारीख को मतलब ये भी एक नए तरह का है, मैं उसको बाद में करूँगा कि वो जो पिंक और येलो में बिहार वो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपनी वो जारी की है। बिहार के जो बाहर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको बाहर लिया गया है। जनरली अभी तक ये ट्रेंड होता था कि एक तरफ से चलते थे और दूसरी तरफ तक उसको ले जाते थे। ये मतलब अ, इलेक्शन कमीशन की जो मतलब ये माना जाता था जो फोर्सेस है वो एक तरफ से मूव करेंगी, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से। खैर, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है मैं बिहार के मुद्दों पे आने से पहले और जो ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ। एक मुद्दा बिहार में बहुत से लोगों का जो भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार में वोट चोरी का मामले पे इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन वोट चोरी का मामला कहीं न कहीं तो दिख ही रहा है। और एक और चीज़ है जिसको समझना थोड़ा उसमें वो है, लेकिन मैं फिर भी उसको प्रयास करूँगा कि आप तक उस बात को पहुँचाऊँ। अ, बिहार में योगेंद्र यादव के अनुसार 8 करोड़ 18 लाख लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, पीपल हू कैन बिकम अ वोटर। अब उसमें से जब अभी ये अगस्त में ये सब शुरू हुआ कि इसको हटाएँगे, इसको करेंगे, अगस्त में उन्होंने पहला दिया, फिर अप्रैल में ये सब जो कार्रवाई हुई, कुछ 7 पौने 8 करोड़ लोगों से क कम करके उसको 7 जो पहली लिस्ट आई, वो 7 करोड़ 24 लाख की आई थी। अभी जो फाइनल लिस्ट है वो 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं। 7.42 लाख वोटर्स आर गोइंग टू वोट। ठीक बात है। अब अगर मैं योगेंद्र यादव जी की फिगर से जाऊँ, तो मोटे तौर पे मतलब इट इज़ अगर 8 करोड़ 18 लाख मतदाता एलिजिबल हैं, उसमें से ता 7 करोड़ 42 लाख ही 7 करोड़ 42 लाख ही वोट करने के लिए मतलब वोटर बने हैं, तो एक मोटे तौर पे 76 लाख लोग इससे बाहर हो गए हैं इस प्रक्रिया से। और 76 लाख लोग का मतलब कि एलिजिबल वोटर्स से करीब 88-89% लोग ही वोट दे पा रहे हैं। भारत का जो प्रतिशत रहा था अभी तक जो हम लोग को बताया जाता था और जो लिख के आता था, वो टोटल वोटर्स जो एलिजिबल हैं उसका 99% भारत में लोग वोटर भी बन जाते थे। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि ये काम जब भारत का संविधान बना, जब ये इंस्टीट्यूशंस बने तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि अगर कोई एलिजिबल वोटर है तो उसको वोटर बनाओ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अगर अगर ये 100 में से 88-89 लोग वोटर हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्ट कर रहा है निकम्मापना ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इट इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर। और अगर वो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये 12% लोग बिहार से बाहर रहते हैं, तो ये निकम्मापना शो कर रहा है नीतीश कुमार की सरकार का और डबल इंजन की केंद्र सरकार का। और मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर यहाँ से 12% लोग जो वोट के लिए एलिजिबल हैं और पलायन कर गए हैं रोजी-रोटी की तलाश में बिहार से बाहर, क्योंकि देखिए 2 आर्गुमेंट हैं। या तो ये आर्गुमेंट लेके चलिए कि जितने लोग हैं वो अपना कुछ यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं तो।
लेकिन अगर ये माना जाए कि बिहार के लोग पलायन कर गए हैं 12%, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसकी ज़िम्मेदारी पिछले 11 वर्ष से केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, जो जिसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं, और पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार को लीड कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक कास्ट सर्वे कराया गया था। वो कास्ट सर्वे सोशल और मतलब आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दों पे था। कितने अपर कास्ट, कितने बैकवर्ड, कितने शेड्यूल कास्ट। मैं आज सोशल की बात नहीं करूँगा, मैं केवल आज आर्थिक मुद्दों की बात करूँगा। क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, "भई, आप बिहार की बात पे इलेक्शन करिए।" बिल्कुल बिहार की बात पे इलेक्शन होना चाहिए। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये आंकड़े नीतीश कुमार के द्वारा किए हुए कास्ट सेंसस के हैं और ये मैं वहाँ से उसको उठा रहा हूँ। ये इस आंकड़ों में 2022 के आंकड़े हैं। ये कहता है कि जो बिहार में जो कुल लोग हैं, जो कुल आबादी है, उसका केवल 4% ऑफ द हाउसहोल्ड की बात हो रही है। 9 साढ़े 9 करोड़ की अगर आबादी है, तो हाउसहोल्ड अगर एक के पीछे 4 साढ़े 4 लोग हैं, 2 करोड़ हाउसहोल्ड है। उसमें से टोटल आबादी का केवल 4% 50,000 रुपए महीने से ज़्यादा कमाते हैं, केवल 4%। ये ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जो 96% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है, ये भयंकर बात है। एक आंकड़ा और इम्पोर्टेंट है। ये हाउसहोल्ड इनकम की बात हो रही है, मैं बार-बार कह रहा हूँ हाउसहोल्ड इनकम। बिहार में 34.13 34.13% ऑफ द हाउसहोल्ड्स इन स्टेट्स वर आइडेंटिफाइड एज़ पुअर, ये इनके रिपोर्ट का कहना है। और उसमें 6 उनकी क्या आमदनी है? ये जो 34.13 जो पुअर आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी आमदनी एक परिवार की है, व्यक्ति की नहीं है, ध्यान रखिएगा मैं बार-बार, ₹6,000 महीने से कम एक परिवार की आमदनी। आपको सुन के धक्का नहीं लगा? ₹6,000 आप 1 दिन में जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 1 दिन में खर्च करते हैं। लखनऊ से दिल्ली जब मैं जाता हूँ, तो मेरी जो गाड़ी है, उसका पेट्रोल, डीज़ल और टोल का खर्चा मिला के 8-10 हज़ार रुपए आता है, जिसमें एक पूरा परिवार, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, लोग कहेंगे ये कौन-सा कंपैरिज़न? कंपैरिज़न है। बहुत से लोगों के मेजॉर हम और आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ₹6,000 एक व्यक्ति की एक ऐसे हमारा जो समाज है ना, जो कहता है इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज़ डेवलपिंग, ये सब लोग एक दिन में ₹6,000 एक इंडिविजुअल कमाता है। बिहार का बिहार का पूरा परिवार 34.13% लोग, पूरा परिवार ₹6,000 महीने में गुज़ारा करना पड़ता है। किसकी का नाकामी है? कौन निकम्मा है? निकम्मापन से आपको इसका जवाब नीतीश कुमार जी को बिल्कुल बिहार के लोकल इश्यूज़ पे इलेक्शन होना चाहिए। एक और आपको सुन के ताज्जुब होगा। बिहार में जो टोटल है, उसमें कितने लोग ग्रेजुएट हैं? भाई देखिए, हम सब लोग जब नौकरी में आए तो ये माना जाता है बिहार में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बिहार की एक अच्छी पहल होती है, अच्छी भागीदारी होती है। मतलब बिहार की पॉपुलेशन से ज़्यादा भागीदारी होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज़ में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पढ़े-लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन सुन के आपको ताज्जुब होगा, सुशासन बाबू के पिछले 20 साल के सुशासन में और केंद्र बीजेपी के पिछले 11 साल के सुशासन में बिहार में जो ग्रेजुएट हैं, वो केवल 4% है। ओनली 4% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन इज़ ग्रेजुएट, जिसमें मोदी जी क्या-क्या बातें बताते हैं कि ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? हम आईआईटी खोल रहे हैं, हमने स्कूल खोले, हमने कोई यूनिवर्सिटी खोली है, हमने फलाना खोला, नालंदा यूनिवर्सिटी खोली, ग्रेजुएट कितने हैं? 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ ओनली ग्रेजुएट। हू इज़ रिस्पांसिबल? किसको जवाब देना है? जवाब तो देना पड़ेगा। आइए इन मुद्दों पे बिहार की जनता आपसे सवाल माँग रही है। अब एक और चीज़ आंकड़ा है। यहाँ ये भी कहा जाता है, मोदी जी ने कहा कि जीएसटी का वो है, बचतोत्सव है, जाइए और कार खरीदिए और फ्रिज खरीदिए, क्या खरीदिए। बिहार में बिहार में ये ये सर्वे नीतीश कुमार के सर्वे के आंकड़े हैं। 95.49% साढ़े 95% लोग के पास कोई व्हीकल नहीं है। नहीं, ना दो
4 पहिया ना 2 पहिया। ये सुन के आपको ताज्जुब हो रहा है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। खुद गूगल करिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लिखिए बिहार 22 कास्ट सर्वे डेटा, आपको डेटा मिल जाएगा। बिहार में केवल 4.5% लोगों के पास वाहन है, 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो। सुन के झटका नहीं लग रहा है? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ 4% आबादी ग्रेजुएट है, जहाँ 35% के करीब आबादी ₹6000 महीने में पूरा घर गुजर-बसर कर रहा है। ये किस स्टैंडर्ड से, किस पैरामीटर से इसको आप विकसित बिहार मानेंगे? किस पैरामीटर से नीतीश कुमार अपनी ज़िम्मेदारी से बचेंगे? ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात आ रही है कि भाई प्रशांत किशोर एकदम से सारे सर्वेज़ में प्रशांत किशोर बिल्कुल बाजी मारने जा रहे हैं। बिल्कुल बाजी मारनी चाहिए प्रशांत किशोर को। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर एक पढ़े-लिखे, इलेक्शन इलेक्शन को समझने वाले व्यक्ति हैं। जनता की समस्याएँ नहीं, इलेक्शन कैसे जीता जाए, कैसे नैरेटिव सेट किया जाए, कैसे बिहार का डीएनए माँगा जाए, कैसे चाय बेचने वाला वो किया जाए, उसमें वो महारत हासिल है। उसमें देयर इज़ नो फैक्ट, देयर इज़ नो डिनाइंग ऑफ फैक्ट। कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, भई वो पिछले 3 साल अगर बिहार में उन्होंने कहा कि 3 साल हम यात्रा किए, लोग कहते हैं 500-600 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ उस यात्रा में, वो ठीक है, मैं मुझे फिगर्स जो भी हो। लेकिन एक चीज़ फैक्ट है, 2 चीज़ें, इन्होंने अपने ढंग से बिहार की जनता को जो भी तैयार किया हो, 90% तैयार हुए, 9% तैयार हुए कि 1% तैयार हुए। लेकिन ये तो बिहार में उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ जनता से को प्रबुद्ध किया है, जो उनसे ये पूछे कि विकास का मतलब क्या? विकास कब होगा? वो अलग बात है कि वो एक 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 पॉलिटिक्स के तहत एकदम से उनको आगे किया जा रहा है, उनको चमकाया जा रहा है कि वो बिल्कुल आगे निकल रहे हैं। थर्ड कारण एक ही है, उसको उसमें बहुत समझने की दिक्कत नहीं है। कारण सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट हैं, जो नीतीश कुमार और बीजेपी से दुखी वो लोग वोट हैं, गुस्से वाले वोट हैं। देखिए, वोट की 2 कैटेगरीज़ होती हैं, 3 कैटेगरी। एक वोट होता है जो प्रो एक पार्टी होता है। आप कुछ कर लीजिए, मोदी जी अगर अच्छे हैं तो हैं। मोदी जी अगर 2047 से 2147 में देश की तरक्की कर देंगे, 4 ट्रिलियन की जगह 400 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, वो एक एक है वर्ग जो उसको मानता है। उसी तरह से इधर का भी प्रो वर्ग है। राहुल गांधी और तेजस्वी की दिन-रात माला जपता है। लेकिन इसके अलावा एक वर्ग है जो तंग उसको कुछ चाहिए और उसको एंटी इनकम्बेंसी भाई इस सरकार को बहुत साल देख लिया, 20 साल से नीतीश कुमार किसी और को देखने का एक चांस देना चाहिए। इस तरह की बातें भी आती हैं। उस एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार से गुस्से वाला वोट है, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज करती हुई दिखाई दे रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी का सारा वोट उधर शिफ्ट हो जाता है। सारा वोट उधर शिफ्ट हो जाता है। वो सरकार के लिए खतरनाक होता है। एनडीए सरकार की अगर गुस्सा वाला वोट शिफ्ट हो जा रहा है इंडिया गठबंधन में, तो फिर तो कोई मैच ही नहीं है। अब उस वोट को अगर डिवाइड कर सकें, उस वोट में अगर डिवीजन ला सकें, तो मामला बिल्कुल ठीक है। डिवीजन लाने के लिए भेजा गया किसको? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर अगर एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार, मोदी जी, भाजपा, जेडीयू से जो गुस्सा वोटर है, वो अपना गुस्से को अगर 2 जगह वेंट कर दे, एक इंडिया गठबंधन और एक प्रशांत किशोर, तो मामला एनडीए के लिए आसान हो जाता है। तो ये सारा कुछ कार्रवाई उस लिए हो रही है। दूसरी कार्रवाई एक प्रशांत किशोर बहुत सफाई से कर रहे हैं। बीजेपी को ये लग गया है कि अब हिंदू मुस्लिम उसके करने से नहीं हो रहा है। तो इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर को आगे किया गया है कि तुम अब प्रशांत किशोर बोल क्या रहे हैं? जहाँ पे आरजेडी का मुसलमान कैंडिडेट होगा, वहाँ पे मैं अपना कैंडिडेट नहीं दूँगा। ठीक बात है। और फिर कह रहे हैं जहाँ पे हमारा मुस्लिम कैंडिडेट होगा मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी का, वहाँ पे आरजेडी ना दे, इंडिया गठबंधन ना दे। तो भैया अगर इतने ही तुम मुसलमानों के खैर-खा हो और तुम दोनों पार्टीज़ को गाली देते हो, तो ये ऑफर केवल आरजेडी के लिए क्यों? जेडीयू को से भी तो बोलो ना।
कि जेडीयू वहाँ जहाँ पे आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिया नहीं, और जहाँ पे जेडीयू ने मुस्लिम लगा रहे हैं वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट मत दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ये है कि किसी तरह से ये हिंदू बैकलैश, देखिए मुसलमान एक साथ हो रहे हैं, हम लोग का आप हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जिसमें बीजेपी ना अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है बिहार में। तो इससे भी खबरदार रहने की बात है। अब आ जाती है बात कि 2 फेज़ का इलेक्शन, वेलकम वो। एक फेज़ में हो जाता तो और अच्छा था। अगर तमिलनाडु जैसी बड़ी स्टेट में 1 फेज़ में हो सकता तो यहाँ भी हो सकता था। लेकिन चलिए 2 फेज़ का इलेक्शन, उसी दिन हालाँकि 6 और 11 को, 14 तारीख को काउंटिंग, 14 तारीख को पता लग जाएगा बिहार को कौन लीड कर रहा है, और ये वो खुद बोल रहे हैं। जैसे ज्ञानेश गुप्ता तो अब पॉलिटिकल वो कर रहे हैं ना, इस इलेक्शंस ऑफ इलेक्शन, और ये सही बात है। ज्ञानेश गुप्ता की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि इलेक्शंस ऑफ इलेक्शन है। देश की नीति निर्धारित होगी बिहार इलेक्शन में कि देश को क्या पसंद है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।